हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। पहले भी अक्सर आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। तो होता यह है इस प्रोसेस में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं और ये खुद से अपना फूड जनरेट कर सकते हैं। तो ये फूड जनरेट किस तरीके से करते हैं वो आज हम समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अक्सर जो लीव्स हो गए या स्टेम्स हो गई वो क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। और ग्रीन होने की वजह यह है कि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से इनके लीव्स और जो भी स्टेम्स हैं या फ्रूट्स हैं वो क्या दिखते हैं, हरे दिखते हैं। अब जो ये क्लोरोफिल है इसका दो काम होता है। जो भी लाइट एनर्जी आती है सन की उसे ये ट्रैप कर लेते हैं और उसे अपने पास स्टोर कर लेते हैं। और साथ साथ दूसरा काम इनका ये हो गया कि ये जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के उसे ग्रीन कर देते हैं, इसलिए लीव्स भी ग्रीन नज़र आती हैं क्लोरोफिल की वजह से। और दूसरा काम मैंने बताया अभी कि जो लाइट एनर्जी आती है सन की उसे ट्रैप कर लेते हैं। अब लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ईजिली पास कर सकती है। साथ साथ उसी से जो भी वाटर है उसका भी फ्लो हो सकता है। तो स्टोमेटा लीव्स के अंदर पाया जाता है और इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में फैली हुई है वो ईजिली एंटर कर जाती है लीव्स में। और साथ साथ जो भी एक्सेस वाटर होता है लीव्स में वो इसी स्टोमेटा के थ्रू इवापोरेट करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में पहुंच जाता है। क्लोरोफिल ने पहले ही लाइट एनर्जी को स्टोर कर लिया, ट्रैप कर लिया दिन में। अक्सर हम लोग जो भी प्लांट्स हैं उन्हें पानी दिया करते हैं। जो भी छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम पानी देते हैं। बाकी जो ट्रीज होती हैं उनके रूट्स तो पहले ही काफ़ी ग्राउंड में अंदर फैले होते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को पहले ही अंदर से ले लेती है। तो जो भी वाटर सप्लाई होता है वो सॉइल के थ्रू होता है, रूट्स उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं और जैलम के थ्रू वो पहुंच जाता है लीव्स में। अब लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही पहुंच चुका है स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स के थ्रू हमारा पहुंच गया वाटर, और क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी पहले ही स्टोर करके रखी है। तो इन तीनों के मिक्सचर से हमारे क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। और साथ साथ में ग्लूकोज के ऑक्सीजन भी बनता है, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज हो जाता है इसी स्टोमेटा के थ्रू। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है हम देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के थ्रू पहुंचा, वाटर सॉइल के थ्रू पहुंचा, क्लोरोफिल ने सनलाइट एनर्जी ट्रैप कर ली और हमारा क्या बन गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कुछ ग्लूकोज प्लांट्स खुद यूटिलाइज कर लेते हैं अपने ही एक्टिविटीज़ में, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जो भी सेल्स रिपेयर करना होता है उसमें यूज़ कर लेते हैं। और बाकी जो बचा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अब जो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं वो अपने ही पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कुछ स्टार्च को अपने फूड्स में स्टोर कर लेंगे, कुछ को अपने लीव्स में, कुछ को स्टेम्स में, कुछ को रूट्स में। तो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है और जब ज़रूरत पड़ती है दोबारा प्लांट्स को एनर्जी के लिए तो इसी स्टार्च से वो दोबारा ग्लूकोज डिराइव करके एनर्जी ले पाते हैं। तो जितना भी अभी मैंने बताया उसको एक समरी के रूप में देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या हुआ, लाइट एनर्जी सन की ट्रैप करी क्लोरोफिल ने, वाटर एब्जॉर्ब हुआ सॉइल के थ्रू बाय रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में पहुंच गई। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, वही एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है और फिर प्लांट्स के थ्रू मिल जाती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की एनर्जी पहले ही पहुँच चुकी है और जिसे यूज़ करके जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं
वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और जो फूड में जो बनता है वो मेनली वो क्या बनता है, ग्लूकोज। कुछ ग्लूकोज यूज़ कर लेते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, बाकी ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में अपने पार्ट्स में, और इन्हीं स्टोर्ड एनर्जी को बाद में वो यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ में दोबारा यूज़ में ले लेते हैं। बाकी जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसी स्टोर स्टार्च को अपने लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई उनका फ्रूट्स खा लेता है, कोई लीव्स खा लेता है, कोई स्टेम खा लेता है, और जो उसमें स्टोर स्टार्च था उसके थ्रू से एनर्जी मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लिविंग डिपेंडेंट है किस पर, ऑटोट्रॉपिक को। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक चीज़ जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया है, जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है उनके लिए ऐसा बनाना। तो मेनली ये वो डिपेंडेंट इन्हीं पर है। तो अगर ग्रीन प्लांट्स रहेंगे तो जो भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे यूज़ करके ग्लूकोज बना लेंगे। इसका मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन हो सकता है अगर कि ग्रीन प्लांट्स को ज़्यादा लगाया जाए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट में मिल रही है हमें। इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा अवेलेबल रहेगा और हमारे रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी प्लेंटी ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स का रहना काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो इसमें रिएक्शन हुई थी फोटोसिंथेसिस की उसे देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO2। वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ था, वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। सनलाइट के थ्रू लाइट एनर्जी पहुंची थी जो कि क्लोरोफिल ने ट्रैप कर ली थी, और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और साथ साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन में जो कि है CO2, वो इनके लिए एक ऐसा इनपुट बिहेव कर रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। तो अगर हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बाय प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है CO2, उन्हें ये लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और एक यूज़फुल प्रोडक्ट ग्लूकोज में बना ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर प्लांट्स रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो काफ़ी सालों से उसका जो एटमॉस्फेयर में लेवल है वो बढ़ रहा है, उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आसपास में हमें ग्रीन प्लांट्स काफ़ी लगाने चाहिए। अगर ग्रीन प्लांट्स रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन रहेगा, और साथ साथ ऑक्सीजन का भी लेवल काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली बाद में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जाकर ग्लूकोज में बन रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो सोचो हमारे लिए कितना बेनिफिट है। इसलिए कहा जाता है कि एफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़रूरी है। अगर ग्रीन प्लांट्स रहेंगे तो हमारा जितना भी इकोसिस्टम है काफ़ी सही से वर्क कर पाएगा। अभी मैंने बताया जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो प्लांट्स अपने जितने भी पार्ट्स में उसे स्टोर कर लेते हैं। कुछ अपने फ्रूट्स में स्टोर करते हैं, कुछ लीव्स में, कुछ स्टेम्स में, कुछ रूट्स में, और इन्हीं चीज़ को हम लोग खा के वहाँ से एनर्जी डिराइव करते हैं। तो इसका मतलब हम जो घर में कुकिंग करते हैं वो खाना बनाना नहीं है, बस जो भी चीज़ हम लेकर आ रहे हैं उससे खाने बनाने लायक, मतलब उसे ईटेबल बनाने लायक, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा टेस्ट में चेंज करने लेके हम उसे किचन में थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के ईटेबल बनाने लायक बना लेते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम उसे आसानी से पचा सके। कुल मिला के जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पहले से ही मौजूद रहते हैं, और जो कि प्लांट ने स्टार्च स्टोर किया था उन पार्ट्स में, उन्हीं से हमें एक्चुअली में एनर्जी मिलती है, ना कि हम जो घर पे खाना बना रहे हैं उससे एनर्जी मिल रही है। बस हमें उसका टेस्ट चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा खाने लायक बना लेते हैं, जिससे कि कच्चा खाएंगे तो पचने में उसमें थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा उसे ही भून लेंगे, थोड़ा गर्म कर लेंगे, थोड़ा उबाल लेंगे तो खाने लायक बन जाएगा और आसानी से पच सकता है। तो हम किचन में बस इतना ही करते हैं। बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो भी वेजिटेबल फूड्स हम ले रहे हैं या हम जो भी उस चीज़ को कुक कर रहे हैं उसमें पहले से मौजूद रहते हैं, और वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ही जो बना होता है वही उसमें पाया जाता है।
हम लोग अक्सर अपने खाने में आलू यूज़ क्या करते हैं, तो आलू एक सोर्स है स्टार्च का। तो अगर स्टार्च की प्रेजेंस चेक करना है तो हम आलू के ऊपर कुछ आयोडीन के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ का जो कलर है आलू का वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में। तो अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और उस आयोडीन सॉल्यूशन को कुछ बूंदें डालनी है आलू पर। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, इसका मतलब आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जितना पढ़ा वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और साथ साथ पूरे के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इसका रिएक्शन का होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त रिलीज़ कर ही रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही ये यूज़ करके ग्लूकोज बना दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक तरह से फूड का बिहेव कर रहा है। तो अगर प्लांट्स और साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप में साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का बेनिफिट रहेगा। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे प्लांट्स को, और प्लांट्स हमें रिटर्न में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देंगे, जो हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए। साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे आसपास ग्रीन प्लांट्स की संख्या अच्छी रहे, तो हमें ताज़ी ऑक्सीजन भी मिलेगी। साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो ही हैं, आपको फ्रूट्स खाने को मिल सकते हैं, आपको वेजिटेबल मिल सकते हैं, और साथ साथ ग्रीनरी रहेगी आपके आसपास। तो ये था ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।